हेलो बच्चों, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 30+ मार्क्स चाहिए मिनिमम, तो आइए मैं पूरी जितनी भी थ्योरीज़ हैं उन सारी थ्योरी को एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज करता हूँ। जितनी बातें कह रहा हूँ उतनी बातें आप सुनते जाइएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी मोलालिटी और मोलारिटी। ये ना, ये मोलारिटी और मोलालिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से इसका क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है। कुछ नहीं है, आसान है। देखो क्या करोगे, अगर आप मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो क्या बन जाती है, मोलारिटी बन जाती है। और अगर जो है आप मास ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है ना, सॉरी, मोल ऑफ सॉल्यूट को यानी मोल को अगर आप मास से डिवाइड करते हो तो क्या बन जाता है, मोलालिटी बन जाती है। बाकी ग्राम में जो है वो चेंज हो जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। होता क्या है कि देखो, नंबर ऑफ मोल यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ मोल यहाँ पर भी है। ये 1 लीटर के अंदर है, ये 1 kg सॉल्वेंट के अंदर है। दोनों में तीन अंतर है। पहला ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी देखो, पहले तो मोलालिटी मोलालिटी नाम, उसके बाद क्या है 1 लीटर, यहाँ 1 kg, यहाँ सॉल्यूशन की बात करता है, यहाँ सॉल्वेंट की बात करता है। अगला, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है, जबकि मास चेंज नहीं होता है। यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, नीचे लीटर से डिवाइड है, इसमें लीटर केजी से डिवाइड है। और ये याद रखिएगा, अगर आपको मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन चाहिए, यानी मोलारिटी आपको निकालना है, मोलालिटी दी हुई है, तो आपको यही है, डी का मतलब डेंसिटी। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। अब आ जाते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। यानी आप ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, n बराबर m इंटू एन फैक्टर। जनरली एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जनरली चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। जैसे यहाँ +1 है तो ये +1 हो जाएगा, कैल्शियम पे +2 होता है तो +2 हो जाएगा। इस तरीके से जनरली क्या होता है, एन फैक्टर वही होता है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। देखो मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है। जैसे एक डब्बे के अंदर ए बी सी कई सारे मोल हैं, तो अगर आपको ए का निकालना है तो ऊपर ए का रख दो, नीचे टोटल रख दो। इतनी सी कहानी है। रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ ऑल। तो अगर मुझे बी का निकालना था, बी का ऊपर रखूंगा, नीचे किसका रखूंगा, ऑल का रख दूंगा। तो ये है पूरी कहानी। अब आ जाते हैं यहाँ से आपको भाई साहब हेनरी लॉ से मिनिमम 1 मार्क्स, आपको ईजिली 1 मार्क्स 2026 में देखने को मिल सकते हैं आराम से। हेनरी लॉ क्या है, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब कुल मिला जाओगे ये है, देख लो, सॉल्युबिलिटी आपको दिख रही होगी, एक्स, एक्स का मतलब सॉल्युबिलिटी। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे। के एच क्या है, देखो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट है। एप्लीकेशन आपसे पूछता है, तो मैंने कहा था जो नंबर आपको मिलेगा मोस्टली 2026 में नंबर एप्लीकेशन से मिल सकता है, असर्शन रीजन से मिल सकता है इसके। अब पहला कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो CO2 गैस जो डिजॉल्व होती है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अंडर हाई प्रेशर। ओके, जब बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है और CO2 बाहर निकल आती है। ये है स्क्यूबा डाइविंग, ये बहुत है, पहले होता है। एट हाई प्रेशर अंडर वाटर मोर नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन द ब्लड, ब्लड में नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व हो जाती है। तो अगर डाइवर जो है क्विकली आएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा सडनली, एंड नाइट्रोजन बबल फॉर्म करेगा, जो बेंडिंग आएगा, हल्का हल्का आपकी दरारें, खून निकलने लग जाएगा। इसलिए डाइवर कम अप स्लोली टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। हाई एटीट्यूड प्रॉब्लम, ज़्यादा ऊंचाई, हाई एटीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है, तो लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ब्लड के अंदर, जिससे डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर, है ना, यहाँ पे। अब उसके बाद ये जो है, ये यहाँ से बताया था अभी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन। तो कुल मिला जुला के आपको ये है कि सॉल्युबिलिटी यानी एक्स, अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर, जो अभी स्टेटमेंट आया था, और 1 क्या है, के एच, कांस्टेंट के 1 है। यही क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है ना। यानी आप ये कह सकते हैं जिसका के एच ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो यहाँ पे देख सकते हैं CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2, इसलिए CO2 का जो है वो लोअर के एच होगा। ये आपसे असर्शन रीजन के अंदर या आपसे सिर्फ रीजन के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक, आइए सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, तो ये वाला पहले पढ़िए। पहला कहाँ गया, हाँ, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन में भी हम कहें कौन सा आने के चांसेस हैं, है ना, अगर ओवरऑल इस मतलब हेनरी लॉ के अंदर, तो ये वाला टॉपिक है। इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। सीधे है, अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज एट लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात तब आ गई, टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कोल्ड वाटर जो है वो मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखो कोल्ड वाटर मतलब क्या है, टेम्परेचर कम, सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ इजली इन कोल्ड वाटर। अगला, एट हाइयर एटीट्यूड पीपल सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया। वही जब ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, इनएबिलिटी टू थिंक, यानी कि दिमाग काम ही नहीं करता है। उसका रीज़न देखो यही है, सीधी सी बात है, हाई एटीट्यूड पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब प्रेशर जो है कम है तो लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी ब्लड के अंदर, तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अगला, वाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, वही स्कूबा डाइविंग वाले में कि हीलियम क्यों होती है, तो एट डीप सी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व मोर, नाइट्रोजन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी और बेंड काज कर देगी, प्रॉब्लम काज कर देगी, इसलिए हीलियम गैस लेस सॉल्युबल होती है नाइट्रोजन से, ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है। अगला, हेनरी ला कांस्टेंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अभी बताया अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हेनरी ला जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज। देखो टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक। अगर सॉल्युबिलिटी, सिंस के एच यूनिवर्सली रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, तो अगर के एच जो है आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, इसलिए टेम्परेचर अफेक्ट हेनरी ला कांस्टेंट, ये स्टार लगा लीजिएगा। कुल मिला जुला के है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे जनरली के एच इंक्रीज होगा, है ना, के एच इंक्रीज होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो आप कुल मिला जुला के यहाँ पे एक पॉइंट आप यहाँ बना के लिख सकते हैं, है ना, स्टार्ट यहाँ पे कि सर ये टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, ओके बढ़ाया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखो डिक्रीज, तो मैं यहाँ लिख दो एस, सॉल्युबिलिटी होगी डिक्रीज, और अगर सॉल्युबिलिटी होगी डिक्रीज तो के एच क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो दोनों में मामला क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है और के एच क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब क्या होगा कि 2026 के लिए एक नंबर मैं आपसे कह सकता हूँ किसी न किसी फॉर्म में यहाँ से आपको मिल सकता है ईजिली। चलिए आते हैं सेम एट सेम टेम्परेचर, अभी जैसा कि अभी आप बताया CO2 इज़ मोर सॉल्युबल, तो बार बार ये क्वेश्चन चूंकि रिपीट हो रहा था इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन पे, ध्यान से आप बात को समझिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट, अगला टॉपिक है चूंकि ये तो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, पहले बता देता हूँ। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ये देखिए पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा, द वेपर प्रेशर ऑफ लीक सॉल्यूशन इज हाइयर, एक ही लाइन, पॉजिटिव मतलब हाइयर देन एक्सपेक्टेड, राउट ला जो बताता है उससे ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें जो है फोर्स है वीक, तो ये दिमाग में रखना है जो बातें हैं, वीक है। अब बताओ, और तो बॉइलिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और ये बताया वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, क्योंकि अपने दिमाग में सेट कर लो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में मामला क्या होता है भाई साहब, मामला होता है उल्टा, है ना। अब समझाने का इतना टाइम नहीं, याद कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाएगा वो रहेगा कि डेल्टा एच मिक्सर क्या होगा, एच क्या, सब में देखो इसमें ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, कुल मिला जुला के सब क्या होंगे, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव और निगेटिव वाले में क्या रहेंगे, निगेटिव। तो सब क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा भाई साहब, कुछ याद हो ना हो एग्जाम्पल याद हो, एथेनॉल और एसीटोन, वीक फोर्स वाले, ठीक है ना। चलिए निगेटिव में इसका उल्टा कर दो, निगेटिव वाले में कि इसमें क्या होगा, लोअर होगा, यहाँ वीकर फोर्स है तो यहाँ स्ट्रांगर, यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, यहाँ सब क्या हो जाएंगे, यहाँ सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। एग्जाम्पल याद रखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, है ना। चलिए अब देखिए कितने आराम तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्विक रिवीजन ट्रिक, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वीक फोर्स, तभी तो पॉजिटिव होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे, यानी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक किसी तरीके से आप याद कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन में, तो आप 2026 के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस टॉपिक को किसी भी तरह। देखो सीधा पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हाइयर, इसमें लोअर, फोर्स वीक है तभी तो ज़्यादा हुआ, है ना, उड़ के चला जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। और एग्जाम्पल अब आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो मैं इसी एग्जांपल, इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे हर साल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, कितना, 2026 के, ये बताएं, याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मैं पढ़ा के दिखाता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि अगर जो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन डाल दिया, देखो आया कि नहीं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अगर डाल दिया तो क्या होगा, अभी बताया निगेटिव डेविएशन, तो हमने कहा सर जाएंगे तो निगेटिव, ऐसे लिख, देखो ऐसे ही लिखना है, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो और यही ऐसे ऐसे निगेटिव डेविएशन, रीज़न क्या है सर, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो इससे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो स्केपिंग क्या होगी भाई, अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो उड़ेगा नहीं ना भाई, उड़ेगा नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। और अगला आ जाओ सर, ये क्या है, एथेनॉल और एसीटोन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनके अंदर, प्योर एथेनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब एसीटोन को ऐड कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से क्या हो जाती है, कम,
पहले ज़्यादा थी, अब हो गई है कम, कम हो गई तो फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऊपर भागेगा। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो है, अगर आपने 20 ml, ये 1 मार्क्स में आता है जनरली ऑप्शनल में, अगर आपने 20 ml एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में डाला है तो फिर से दिमाग बताओ सर, पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान से देखना। अच्छा एक मिनट, क्या दिया हुआ है, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ डाला है, एसीटोन को, यानी ये निगेटिव डेविएशन है बल, ठीक है ना। अब निगेटिव डेविएशन है सर, तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाकी सब लोग भी क्या हो जाएंगे, निगेटिव यानी कम। तो होना चाहिए था 20 और 30 कितना, 50, लेकिन ये 50 से क्या आएगा, कम, तो वॉल्यूम क्या आएगा, 50 ml से कम आएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला यहाँ देखते हैं, इन्होंने कहा कि जो है हमने ए और बी को मिलाया जो 10-10 थे, तो 10-10 कितना होना चाहिए था सर, 20 होना चाहिए था, आया 20.2 यानी बढ़ गया, तो बढ़ने को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। सर इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है, क्यों, तो हमने कहा देखो फोर्स, क्या सब में वही आंसर है, फोर्स हो गया वीक, तो इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया है, वीकर अट्रैक्शन है, तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएंगे, बढ़ गया। क्या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हमने कहा यस, चूंकि मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक, ध्यान से देखना, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0 यानी एंडोथर्मिक की बात है, तो यहाँ आपने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, बट आप ध्यान दे लो, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब खुद बताइए, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर आ रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज स्लाइटली आफ्टर मिक्सिंग, वन एग्जाम्पल ये, ठीक है ना, हीट इज एब्जॉर्ब टेम्परेचर। ओके आते हैं अब यहाँ पे ये कि एडिशन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता था, देखो कि क्या हो, किस वजह से होता है, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो तो एथाइलिन ग्लाइकोल एक नॉन वोलेटाइल है, यानी उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है, तो जब वाटर ऐड किया जाएगा तो इट डिक्रीज विद वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक। एज अ रिजल्ट वाटर रिक्वायर अ लोअर, तो वाटर को कम टेम्परेचर चाहिए फ्रीज होने के लिए, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चूंकि ये मैंने बताया था, जब भी कभी कोई क्वेश्चन है कि कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो यही नंबर लिखिएगा, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एडेड नॉट देयर नेचर। बात समझ में, एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है। दूसरा, एथाइलिन ग्लाइकोल हाईली सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर। बात समझ में आई। चलिए तो ये था। अब आ जाते हैं डिफिनीशन ऑफ एजियोट्रॉप, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरली 1 मार्क्स के मिलते हैं एजियोट्रॉप से। तो एजियोट्रॉप क्या है, मिक्सचर है जो बॉयल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, एंड हैज़ अ सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज में, दोनों में सेम कंपोजिशन होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंपल डिफ्यूजन से, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल डिफ्यूजन से सेपरेट नहीं कर सकते, ये प्योर लिक्विड जो है की तरह बिहेव करता है। जैसे एथेनॉल प्लस वाटर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब कैसे याद रखिए, समझिए कहानी। हमने कहा सर पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो कम का मतलब मिनिमम, तो पॉजिटिव में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एग्जाम्पल एथेनॉल और वाटर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। निगेटिव वाले में वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसलिए मैक्सिमम नाम दिया है। ये 2 एग्जाम्पल आपके देख सकते हैं, यहाँ क्विक कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ देखो, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो हमने कहा सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ लिखा मैक्सिमम, तो अब ऐसे तो दिमाग कैसे लगाएंगे अगर भूल गए तो। सर मैक्सिमम का मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो वेपर प्रेशर क्या होगा सर, कम, वेपर प्रेशर कम, तो इसका मतलब निगेटिव डेविएशन हो गया, निगेटिव डेविएशन। बाकी निगेटिव डेविएशन की पूरा जो अभी बताया गया है वो आप चेप देना पूरा। अब आ जाते हैं राउल्ट्स लॉ। तो जैसा कि मैंने सुना है और एनालिसिस भी की है कि ये हर साल आता है, राउल्ट्स लॉ किसी न किसी बहाने से हर साल। अगर आपको न्यूमेरिकल की बात करें तो एक फुल वीडियो इसके ऊपर 20-25 मिनट का न्यूमेरिकल्स का है, बाकी हम यहाँ वो बातें कवर कर रहे हैं जो हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट से है। तो राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या है भैया, देखो ये पार्शियल वेपर प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए या एक्स, ठीक है ना, यानी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर लिखने का जब आप मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिखेंगे तो वहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा P नॉट ए, जो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, क्या होता है, प्योर। जब बाइनरी सॉल्यूशन होगा, 2 लोग होंगे, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा एक ए का एक बी का। तो सीधी सी बात, अगर एक आएगा तो P नॉट ए एक्स ए, P नॉट बी एक्स बी। एक मिनट, ओके ठीक है ना। चलिए ध्यान से अब आते हैं उसके बाद जो है
हाँ, एक और चीज़ यहाँ आया, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि विच फार्मूला रिप्रेजेंट डाउल्टा फॉर सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई नॉन वोलेटाइल, ना समझ लो पहले, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो उड़ नहीं सकता, पर कटे हैं, तो अगर उड़ नहीं सकता पर कटे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या है, नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देख लो एक टर्म क्या हो गई है, जीरो, है ना, एक टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर एक टर्म जीरो हो गई, वेपर प्रेशर कम हो गया। अगला यहाँ क्वेश्चन और देखते हैं कि नेम द सॉल्यूशन विच फॉलो राउट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हमने कहा जो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल तो फॉलो ही नहीं करते हैं, वो डेविएशन शो करते हैं, जबकि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जैसे बेंजीन और टॉलुइन, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, फॉलो करते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना ध्यान से, स्पेशल क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में क्या है। तो मैंने कहा सर दोनों में ऐसे ही कुछ होता था, पी इसमें भी पी, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी फ़र्क क्या है, यहाँ तो कांस्टेंट अलग अलग आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर दोनों का, चाहे ये प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान देना। अब बहुत वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन ये मैंने अभी बताया, व्हाई डज द सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट। अभी बताया जैसे एग्जांपल, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर द वेपर प्रेशर। जाहिर सी बात है यार, उसका पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब एक उड़ ही नहीं रहा है तो प्रेशर क्या हो जाए, कम। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब होता था, अब होता क्या, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉयल करने के लिए। क्या, अब खुद सोचो, अगर वेपर प्रेशर हो गया है कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई है, ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। अब यहीं पे आता है तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि हाँ यार वेपर प्रेशर कम हो गया, तो लोअरिंग कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, यही है इसका मतलब ये। तो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप इसको रट लेना, सीधा फार्मूला। अगला, हाउ इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड। ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट हमने आपको बताया है, जस्ट आपको बताया है। तो भाई साहब मुझे लगता है कि यार, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बार बार रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, है ना, वन ऑफ द मोस्ट, कम से कम 1 से 2 मार्क्स आपको दे के जाएगा इसका। हालांकि मैंने पूरा वीडियो ही डाला है, बट फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबको पता है कि अगर मान लीजिए आप सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा है मेम्ब्रेन से, तो आपको इसको रोकना है, तो उसके लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। फार्मूला याद हो, पाई सी आर टी, है ना, पाई सी आर टी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलर मास डिफाइन के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। ये इसका वीडियो मैंने पूरा 8 मिनट का बनाया है, बट फिर भी आज एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो हमने ये कहा कि जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनका मोलर मास ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा। और अगर मोलर मास ज़्यादा है, तो अगर आप जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इन सब से अगर आप जो है इसको देखोगे तो मेज़र करना बहुत क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, यहीं पे एक और बात बता देता हूँ कि इनके न्यूमेरिकल्स जो है हर साल आते हैं। तो मैंने वीडियो इसका डाला है, 8 से 10 मिनट का है भाई साहब, आपको कम मिनिमम 2 से 3 मार्क्स कम से कम हर साल दे के जाएगा। इनके न्यूमेरिकल जाके देख लो। डिफ़िकल्ट टू मेज़र, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बहुत सेंसिटिव होता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ हो जाता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ कई क्वेश्चंस, यहाँ पे तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपको दिखाता हूँ, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो मैं बल्कि ये कहूँगा कि ये टॉपिक चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी जाके इसको जो है वहाँ से आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से बेटर रहेगा आपके लिए। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, देखिए ध्यान से। जो काम की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, मान लीजिए एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसका सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो अंदर और बाहर दोनों तरफ, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी नेट मूवमेंट जितना इधर उतना इधर होगा, लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, वो क्वेश्चन ये हैं, दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। एक मिनट, हाँ, ये सबसे ज़्यादा बार ये आया है कि रेड ब्लड सेल जो होता है वो सलाइन वाटर में क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में ये फूल जाती हैं। तो हम ये कहेंगे सर देखिए, मान लीजिए कोई भी सेल है, तो ये कब फूलेगी, ये फूलेगी तब जब बाहर से पानी आएगा। और बाहर से पानी कब आएगा, जब बाहर क्या हो, पानी ज़्यादा हो, और अंदर पानी क्या हो, कम हो। और ये इसके अंदर से पानी कब जाएगा, जब इसके अंदर पानी क्या हो, ज़्यादा, बाहर पानी क्या हो, कम हो। तो हमने कहा जो सलाइन वाटर होता है उसमें सॉल्यूट यानी नमक बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर से इसीलिए पानी, सॉरी, आरबीसी से पानी चला जाता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई सॉल्यूट नहीं होता है, इसलिए पानी अंदर चला आता है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा अगर आप उसमें रखेंगे तो इसमें पानी क्या है, कम, तो सेल के अंदर से पानी निकलेगा,
है ना। और अगर आप जो है हाइपोटोनिक रखते हैं जिसमें पानी है ज़्यादा, तो इसका मतलब सेल के अंदर पानी जाएगा। फिर आ जाता है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। तो हमने कहा देखिए, जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, जैसे NaCl से टूट गया तो Na+ में और Cl- में। एसोसिएशन का मतलब डाइमर का फॉर्मेशन। तो इनकी वजह से क्या होता है, मोलर मास चेंज हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। इसे ही बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एसोसिएशन होता है जिसमें जुड़ता है, तो कोई दो चीज़ जुड़ेगी तो उसका मोलर मास क्या होगा, जाहिर सी बात है यार, उस ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, उसका मसला ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पे। वेंट ऑफ फैक्टर हर साल आपको 1 नंबर देकर जाएगा, हर साल 1 नंबर। तो हमने इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली है वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर भी, बट बताता हूँ आपको वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू विच अ सॉल्यूट डिसोसिएट, की जो भी सॉल्यूट है वो जो टूटता है या जुड़ता है कितने नंबर में, जैसे NaCl 2 में, CaCl2 3 में, ग्लूकोज या शुक्रोज या इंसुलिन कोई टूटते नहीं है। तो यही हो गया डिसोसिएशन का फार्मूला, ये होता है एसोसिएशन में ये फार्मूला होता है ना। एन का मतलब क्या होता है, कितने में टूटा। और हमेशा ध्यान देना, डिसोसिएशन टूटा है इसका मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, एसोसिएशन जुड़ा है इसका मतलब 1 से कम वैल्यू आएगी। अब ये यहाँ याद क्या रखना है, देखो अगर आई बढ़ेगा, जैसे 1 से हुआ 2 3, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, बाकी फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि एसिटिक एसिड इन वाटर, जब एसिटिक एसिड वाटर में जाएगा तो ये पार्शियली आयनाइज होगा, पार्शियली आयनाइज होगा। तो इसका मतलब जो है, और अगर आयनाइजेशन होगा तो 1 से ज़्यादा आएगा स्लाइटली। लेकिन अगर ये बेंजीन में जाएगा तो क्या होगा, ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है, याद रख लेना, ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो ये 1 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगला ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। इनका कहना ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, बढ़ोतरी हुई, आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई है, वो KCl में ज़्यादा होती है या डबल होती है। तो हमने कहा देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा K+ और Cl- में, तो डबल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी सर डबल हुआ। और अगर I डबल हुआ तो वो भी क्या होगा, डबल, जबकि शुगर टूटती नहीं, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। अब आ जाते हैं हम लोग, क्या है डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कई बार रिपीट हो चुका है 1 मार्क्स के अंदर इससे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से 1 मार्क्स कई बार रिपीट हो चुका, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है। हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होती है जिसमें केमिकल, पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, या वाइस वर्सा थ्रू अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये आपको डेनियल सेल वगैरह का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल को E0 सेल से ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होगा। हमने कहा कि देखिए, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर लगाते हैं तो ना अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा कि बैटरी वगैरह होती है। तो हमने कहा ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें एनर्जी क्या होती है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल, उल्टा। स्पॉन्टेनिटी क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ये डैनियल सेल का एग्जांपल है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Zn+2 से Zn या गैस वगैरह निकलती है, नोड पे कैथोड पे सारी चीज़ें ना। अगला, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिकोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कब ऐसा होता है, तो अभी आपको बताया था, ये तब होता है जब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन दे दिया जाए अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ज़्यादा। अभी क्वेश्चन जस्ट आया था, तो ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कंडक्टिविटी पे। भाई साहब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है बता रहा हूँ, है ना। देखा, डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टेंस है किसका, सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी। फार्मूला आप देख सकते हैं K/1000/C, यूनिट पे ही क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो यूनिट पे क्वेश्चन आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। कंडक्टिविटी क्या होती है K, तो ये कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर। ये एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी 1/R, R का मतलब रेजिस्टेंस, L/A। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, ये थोड़ा सा भाग गया, वहाँ नहीं रहेगा। ये लिखने का मतलब क्या था समझिएगा, कि जो इसकी यूनिट है वही किसकी यूनिट होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो 3 डिफिनीशन याद रख लीजिएगा। बाकी फिलहाल ये कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, वेरिएशन, और एक वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिक्रीज होती है स्लाइटली विद डायलूशन। कि अगर आप भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, टूट चुका है ऑलरेडी, जितना टूटना था वो टूट चुका है, जबकि ये थोड़ा सा क्या होता है, इंक्रीज होता है थोड़ा सा। और अगर ठीक, रीचिंग लिमिटिंग, तो मैक्सिमम पहुंचने के लिए। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकर आते हैं तो ये तो भैया ना के बराबर टूटता है, वेरी लो एट हाई कंसेंट्रेशन पे तो ना के बराबर, जबकि ये शार्पली क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यही पॉइंट बहुत बार पूछा गया है आपसे,
बहुत ज़्यादा बार, ठीक। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो। चलिए, अब यहाँ क्वेश्चंस कई सारे देखो, ये सबसे जो वीआईपी क्वेश्चंस हैं, ये सारे वीआईपी क्वेश्चंस हैं, ये हैं कि व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। हमने कहा कि देखिए जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज किया जाता है तो फ्यू आयन आर परसेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कम आयन परसेंट होते हैं, कम आयन होंगे तो लेस चार्ज कैरियर होंगे तो लोअर कंडक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न। अगला क्वेश्चन ये देखो, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे क्यों डिक्रीज होती है। ओके, तो क्वेश्चन ये देखो, तो हमने कहा कि देखिए जो एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पार्शियली आयनाइज होता है। ओके, जैसे तो डाइल्यूशन पे टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट, बिकॉज आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई है, डिक्रीज, तो कम आयन, वही रीज़न आप देंगे। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया है। क्वेश्चन ये था, एक्स एंड वाई आर दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, डाइल्यूशन पे एक की कंडक्टिविटी 2.5 टाइम्स बढ़ी है, एक की कंडक्टिविटी 25 टाइम बढ़ी है, तो आपको बताना है कौन है। तो हमने कहा जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है, ज़्यादा, इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि वो पार्शली ही टूटा हुआ था। बात समझ में आई। और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पे, तो ये ध्यान देना आपको, कंडक्टिविटी अलग है, मोलर कंडक्टिविटी अलग, ध्यान देना। अब आ जाते हैं कोलेराउस लॉ, आपको हो सकता है इस बार आपको 2 मार्क्स देकर जाए कोलेराउस लॉ, ठीक है ना। देखो क्या है, एट इनफाइनाइट, ध्यान से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस। देखो कितना आसान है, यानी कुल मिला जाओ कि ये है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको आप पॉजिटिव में और निगेटिव में तो ऐड कर सकते हैं जो कि अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो बस खत्म। इसका काम क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है ना, के ए यानी डिटर्मिनेशन ऑफ के ए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक, पहला। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है। हमने कहा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टूटे हैं, डिसोसिएट हुए हैं, डिग्री टूटने की अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 1 के बराबर ही होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात है तो 1 से क्या होगा, कम होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कम टूटते हैं वीक वाले में, ठीक। और एक और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक, जबकि मोलर कंडक्टिविटी ऐसे दोनों इंक्रीज होते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको सीधा एक फार्मूला याद रखना है, सीधा अल्फा बराबर एम मोलर अपॉन इनफाइनाइट वाला। अगला क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इंक्रीज पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, भाई स्ट्रॉन्ग वाले हैं तो कंप्लीटली 100% तकरीबन टूट चुके होते हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो इससे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो चल फिर नहीं पाएंगे, तो इसलिए ध्यान देना है, ठीक। लेकिन अगर लिमिटिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो डायरेक्टली ये तो हो नहीं पाएगा, ये एक्सपेरिमेंट से होता है, ग्राफ नॉट लीनियर नहीं होता है, इसी के लिए यूज़ होता है कोलेराउस लॉ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपको लेकर ये इसको फाइंड आउट करना है एसिटिक एसिड के, तो क्या करेंगे, तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, हम अगर यहाँ पे डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने साल्ट लिया, देखो ये वाला साल्ट लिया, तो यहाँ से हमें एक प्लस मिल जाएगा, एक माइनस मिल जाएगा, यहाँ से प्लस और माइनस मिल जाएगा। अब यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, देखो ध्यान से, हमें ये चाहिए, तो ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस, तो H प्लस तो यहाँ से मिल जाएगा, तो हमारे पास Cl माइनस एक्स्ट्रा हो गया है, और माइनस वाला यहाँ से मिल जाएगा तो हमें ये एक्स्ट्रा है, तो हमें इसे को हटाना है। तो इस तरीके से काम, तो भाई साहब इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, देख यही वाला वैल्यू दी रहेगी, तुम्हें सिर्फ क्या करना रहेगा, ऐड और माइनस करना रहेगा, और कुछ नहीं करना रहेगा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, आसान टॉपिक है, आपको जनरली हर साल 1 मार्क्स आपको दे के जाएगा। क्या है देखो, जिसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करा के तोड़ा जाता है, जैसे इलेक्ट्रोवाइटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से H2 और O2 गैस मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप AC करंट क्यों यूज़ करते हैं, वाई इज अल्टरनेटिंग AC करंट यूज़ इंस्टेड ऑफ DC। तो हमने कहा देखिए, अगर हम डायरेक्ट DC का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशन आकर एट द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ये पहली बात कि सॉल्यूशन में ही जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशन आकर इलेक्ट्रोड पे, तो इससे क्या होगा, जो गैस है वो डिपॉजिट होगी, वो कंपोजिशन को चेंज कर देगी। AC प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, तो AC इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि बिकॉज करंट की रिवर्सिंग डायरेक्शन, करंट लगातार क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करता रहता है।
अब आते हैं फर्स्ट लॉ, ये फैराडे या सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इस हमने कहा कि देखिए जो मास ऑफ सब्सटेंस, भाई जाहिर सी बात, अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है करवाते हो, गैस निकलती है या इधर से उधर काम होता है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो या गैस जो इधर लिबरेट हो रही है इधर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ क्यू, यानी एम डायरेक्टली, यही याद रखना, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये हटा तो जेड आया। पहली बात, जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, सबके अलग अलग फार्मूले अपने होते हैं। तो आपको पहली चीज़ याद रखना है कि एक फैराडे के अंदर जो है 96,500 कूलाम्ब होते हैं, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। और डायरेक्ट आपको मास का फार्मूला Q इंटू एम इंटू एन, एन का मतलब एन फैक्टर और एफ का मतलब यही फैराडे। तो या आप ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट, जो फार्मूला आपको सही लगे आप वो फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप ये वाला याद कर सकते हैं, आप ये वाला याद कर सकते हैं, कोई भी एक फार्मूला आप याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल अभी आपको दिखाता हूँ। सेकेंड ला क्या कहता है कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो जो मास ऑफ सब्सटेंस हैं वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर है ना, इसलिए मैंने ये फार्मूला लिखा था कि देखो अगर ये सेम है, आई सेम है, टाइम तो सेम रहेगा ही रहेगा, ये सेम है, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो गया। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक आप सीख लीजिएगा। मुझे लगता है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से आपको 2 मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स ईजिली। अब देखते हैं कैसे मिलते हैं। हमने कहा देखिए जो रिडक्शन, पहली बात इसने कहा कि 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn प्लस, है ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो पहली बात अंदाज़ा लगाइए कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। हमने कहा सर इस पे है +7, इस पे आ गया है +2, कितने का चेंज हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 1 मोल के अंदर 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। इसका मतलब जो है सीधी सी बात है, 1 मोल में 1 फैराडे, तो 5 मोल में 5 फैराडे आएंगे और फैराडे की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगला जैसे इसमें आप देख लीजिए Zn +2 से Zn कितने का चेंज होगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का, यानी 2 फैराडे आंसर आएगा। अगला इसी में मस्त क्वेश्चन है, Fe देखो 3 मोल Fe, अब 3 मोल हमने कहा सर अगर +3 से +2 में जाएगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब इसने कहा कि सर 3 मोल, इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 3 फैराडे आएंगे, तो फैराडे का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसने पूछा Q बराबर IT, यानी यहाँ पे आपको 2 एम्पियर करंट दिया है, Q चाहिए, सॉरी टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या होगा, Q/I, Q/I, Q तो निकल गया इतना चार्ज, और I भी आपको दिया हुआ है, कहानी खत्म। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बताया था अभी कि ये इस कोई ना कोई आएगा, इसमें से कोई ना कोई मैंने लिया है। इसने कहा कि देखिए मास ऑफ Ag डिपॉजिट एट द कैथोड पे अगर 2 एम्पियर करंट है, 15 मिनट तक जा रही है, Ag3 फलाना जो भी आपको वैल्यू दी है, तो क्या क्या दिया है पहले ध्यान से देखो। उसने कहा करंट 2 एम्पियर है, टाइम को इसने मिनट में दिया है, आपको मल्टीप्लाई करना है भाई साहब सेकंड के अंदर, ये गलती होगी। हमने कहा सर AgNO3, तो Ag जब भी होता है तो याद रखना Ag पे हमेशा +1 होगा, यानी N की वैल्यू इसकी 1 ही होगी, है ना। पहली बात, मोलर मास आपको पता है दिया रहता है 108, Ag का तो याद ही होना चाहिए। हमने कहा Q बराबर, Q निकालो निकालो डजंट मैटर, I इंटू टी, चलो निकाल लिया, Q बराबर I इंटू टी, तो I भी दिया है T भी दिया है, Q रख दिया सर, मास 108 रख दिया सर, वो N की वैल्यू भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, और बाकी F की वैल्यू 96,500 अप्रॉक्स 2 ग्राम आ गया। अगला आते हैं, ये याद रख लीजिएगा, आपको याद रखना है, डायरेक्ट 1 मार्क्स आपको देकर जाएगा। 1 मार्क्स क्या है कि मान लीजिए देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा रहे हैं, तो कैथोड पे और एनोड पे क्या निकलेगा, तो AgNO3 जो है अगर आप ले रहे हैं तो Ag, उसके बाद देखो कैथोड एनोड ऐसे याद कर लो, है ना। अब जुगाड़ बता देता हूँ तुमको, सुनो जुगाड़ बता देता हूँ, जो इनमें से जो कुछ भी आ रहा है, पहले क्या लिखोगे C, उसके बाद क्या लिखोगे A, देखो Ag पहले है तो Ag है, H2 पहले तो H2 आया, कॉपर पहले तो पहले आया। अब लेकिन ध्यान क्या देना है, इनमें से कोई नहीं आएगा ए ना, सिर्फ कौन सा आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ ये लिखा हुआ है किस तरीके से कहानी होती है, यहाँ देखो पूरा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत कम आता है, बहुत कम, लेकिन अगर आएगा बट ठीक है ना, काफ़ी कम आता है, बट फिर भी आपको एक नज़र तो देख लेना है, छोड़ के तो ये नहीं जाना है कि सर फ्यूल सेल क्या होता है। हमने कहा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी से डायरेक्टली जो है फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो एडवांटेज क्या है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो यहाँ ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक, अब आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, VIP टॉपिक है भाई साहब, ये सब ये जितने टॉपिक में बने बहुत कम समेटे हैं इसमें,
क्योंकि टाइम मिल नहीं पा रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन कि जो भी डेल्टा आर जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, ये हो गया। अब इफेक्ट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये कि अगर आप सरफेस एरिया घटाएंगे तो रेट भी घटेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। कैटलिस्ट से रेट बढ़ता है, यानी इक्विलिब्रियम जो है अनचेंज लेकिन रेट बढ़ता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, कंसंट्रेशन से, टेम्परेचर से, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। बाकी रेट ऑफ रिएक्शन है ना, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, रेट कांस्टेंट। अब आ जाते हैं जी कैटलिस्ट की बात करते हैं, अभी आएगा ये वाला टॉपिक अभी आएगा। अब आ जाते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है। हमने कहा देखिए रेट कांस्टेंट होगा डायरेक्टली इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट इक्वेशन दैट रिलेट रेट ऑफ रिएक्शन से कंसंट्रेशन को रिएक्ट करता है। जैसे आपने जब किसी का रेट लिखा तो रेट ला ऐसे लिखते हैं के ए की पावर जो भी एन बी की पावर, तो यही के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, और ए बी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ध्यान देना के सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगला स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमने कहा कि देखिए जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आप कह सकते हैं रेट ऊपर, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है जब कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं, 1 हो जाता है। तो स्पेसिफिक रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है ना। तो स्पेसिफिक रेट को ही, जैसे खुद सोचो अगर यहाँ पे जैसे अभी आपको दिखा इसको भी 1 इसको भी 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब रेट ही क्या है, रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ध्यान देना, ठीक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आपको 1 मार्क्स आपको जनरली मिल जाता है कि ऑर्डर और यूनिट ऑफ के, अलग अलग यूनिट होती है, डायरेक्ट आप रट लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा क्या कहानी है। 0 ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट, मोल पर लीटर और S-1 जैसा कि अभी आया था। अब इसमें क्या फर्स्ट ऑर्डर में इनको गायब कर देना है, हो गया सर, गायब हो गया। और सेकेंड ऑर्डर में क्या कर लेना है, 0 का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। कैसे सर, यहाँ मोल है तो यहाँ मोल -1 हो गया, यहाँ लीटर -1 है तो यहाँ लीटर हो गया। टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, यानी तीनों में टाइम तो रहेगा ही रहेगा। हो गई, चलिए अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड मोलारिटी किसी भी तरीके से। तो हमने कहा ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, रेट लॉ में जो भी आपने पावर लिखा, जैसे मैंने लिखा कि भाई साहब ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, टोटल कितना हो गया 3, तो ये सम ऑफ पावर, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। जबकि मोलिकुलरिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, और ये मैकेनिज्म से पता लगाया जाता है। ये हमेशा होल नंबर होता है, 1 2 3, नेवर 0 या फ्रैक्शनल नहीं होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। देखिए ध्यान से, इसने कहा कि अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए पे सेकंड ऑर्डर है, ए की स्क्वायर लगा दिया। बी ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, बी पे 1 लगा दिया। आपको पहले रेट इक्वेशन लिखना है, तो हमने कहा सर हो गया रेट इक्वेशन, खत्म कहानी। देख लो टोटल पावर कितनी हो गई, 2 + 1 यानी 3 हो गई। ओके सर, उसने कहा कि अगर हमने ए को 3 टाइम्स कर दिया तो क्या होगा, तो देखा हमने कि सर ए को 3 टाइम्स कर दिया, तो ए को 3 टाइम्स का मतलब इसको 3a कर दिया, तो भाई स्क्वायर था, तो 3a का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया 9, तो इसका मतलब OLU कितनी हो गई 9। फिर हमने कहा कि सर अगर हमने सबको बोथ को डबल कर दिया, बोथ को, तो बताओ यहाँ क्या हो गया 2a, इसका भी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 2b, इसका 1 पावर थी, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितनी हो गई 8 टाइम्स हो गई। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। भाई वीआईपी कर लो, इसको वीआईपी कर लो, रट लो, जो मन कहे वो कर लो। कि अगर 0 ऑर्डर पूछे तो AT की वैल्यू A0 - KT, और अगर फर्स्ट ऑर्डर पूछे तो ln, देखो 80 था, यहाँ ये क्या बन गया है ln 80, A0 था, यहाँ ln बन गया है, -KT था तो -KT ही है, और इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कम पूछता है बट फिर भी 1 अपॉन कर दो। अब ये 1 अपॉन ln की, ये 1/80, देखो ये 80 की जगह 1/80, A0 की जगह 1/80, माइनस की जगह प्लस, मैंने कहा था उल्टा करना। और ये फार्मूला याद रख लेना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये फार्मूला। अब आते हैं व्हाट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने कहा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक्चुअली हाइयर ऑर्डर होते हैं बट ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करती है। क्योंकि कोई एक जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले इसको देखो कि भाई साहब ये आपको क्या दिख रहा है कि यार यहाँ 2 लोग हैं, तो एक्चुअल रेट ला आप जब लिखेंगे
एक तो इसका याद रखना, कभी प्रोडक्ट का नहीं लिखा जाता है, रिएक्टेंट का। तो एक तो इसका लिखेंगे, किसका लिखेंगे, अरे वाह 2 लोग मिल गए, हमें क्या लगेगा, अरे 2 हैं ऑर्डर। बट चूंकि वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है इसलिए हम वाटर को निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करता है। अगला हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ सबको पता है, इसमें कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना, A0/2। अब याद क्या रखना है आपको, ये देखो जीरो ऑर्डर जो है उसमें क्या होगा, A0/2 के, A0/2 के, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ओनली रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप दिखाता हूँ अभी कुछ ग्राफ्स पहले दिखाएं, ये ग्राफ आपको दिखाता हूँ, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। हमने कहा सर टी हाफ जो है एक जगह जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है, एक जगह रिएक्टेंट्स के साथ बढ़ रहा है। तो हमने कहा सर जब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर। और जब सीधा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये जीरो ऑर्डर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। चलिए तो आपको अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं, ग्राफ वाले, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ये बार बार रिपीट होते हैं, भी दिखाऊंगा। और कितने क्वेश्चन है, ये आपको ग्राफ दिया है आर और टी में, और यहाँ पे ऐसे ग्राफ है। तो आपको प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने कहा सर पता ही चल रहा है भाई सब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगातार जो एकदम लीनियरली घट रही है, एकदम लीनियरली घट रही है ना, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल होता तो अलग बात है, ये एकदम लीनियरली घट रही है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ ध्यान देना, ग्राफ किसमें बीच में है, याद रखना। ये सर स्लोप बताइए, सर स्लोप माइनस के, स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा, जैसे कि फार्मूला भी आया था ये वाला, तो स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा, ठीक। और उसके यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट की, हमने कहा जीरो ऑर्डर है तो भैया यूनिट ये होगी, देख लो 2 मार्क्स इजीली देके चला जाता है। और ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको दिखा देता हूँ तुम्हें, इस वाले क्वेश्चन को। इसमें बस फर्क क्या है, लॉग के अंदर है, और सर जब भी लॉग के अंदर होता है फर्स्ट ऑर्डर है, अभी बताया था, लॉग के अंदर है मतलब फर्स्ट। दोनों ग्राफ में तो सिमिलरिटी क्या है, यहाँ यहाँ क्या था, पहले आर था, अब क्या है लॉग। उसके बाद स्लोप क्या आएगा, हमने कहा स्लोप जो आएगा वो के नीचे डिवाइड कर देना है 2.30 की, लॉग की बात है। बाकी टी हाफ तो अभी बताया ही था आपको क्या होता है इसका, तो ये से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, फिर से वही सर, ये है ग्राफ, तो लॉग हो या एल एन हो, सर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर आपको। उसके बाद स्लोप पूछा है, सर स्लोप जो है अभी आपको दिख ही जाएगा, बताया था माइनस के, एर स्लोप विद माइनस के अपॉन, ध्यान देना। अब दोनों में ध्यान से तो क्या है, मसला क्या है, अगर यहाँ फिर बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, अलग से वहीं कहीं लिख लो। अगर ग्राफ एल एन के अंदर है तो इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस के आएगा, जैसा कि दोनों में माइनस के आ रहा है, जीरो ऑर्डर में भी माइनस के आया था, इसमें भी। लेकिन चूंकि ग्राफ यहाँ पे लॉग के अंदर है इसलिए 2.3 से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। बाकी वही सेम क्वेश्चन, तो भाई साहब ये देख लो, है ना, इस क्वेश्चंस में चाहे ये वाला ये ग्राफ, तो ग्राफ पे जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 2 मार्क्स देकर जाएगा ग्राफ पे। अब जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने कहा सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपको जनरली 1 मार्क्स देके जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे दी जाए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो कम से कम कितनी एनर्जी हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो कहानी क्या है। जैसे मान लो एक बैरियर है इतना बड़ा, इस बैरियर को क्रॉस करोगे तभी तो उधर जा पाओगे, तो इसी बैरियर में क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्शन क्या होगी, जाहिर सी बात है कूद नहीं पाए भाई, एक दीवार इतनी बड़ी, एक दीवार इतनी बड़ी है, तो ये वाली कूदना आसान है भाई। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, बहुत ज़्यादा होगी। कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटालिस्ट, अगर कैटालिस्ट को ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो हमने कैटालिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं तो उसको क्या है, एक अलग पाथ मिल जाता है जल्दी जाने का, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तो ई डिक्रीज और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। गिब्स एनर्जी क्या होगा, गिब्स एनर्जी जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। अगला लिखा है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो हमने कहा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस इक्वेशन। तो भाई साहब इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट कर लो, फिर बता रहा हूँ इस इक्वेशन को याद रख लो, अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है ना, ध्यान देना के इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ क्या लेना देना है, तो कोई लेना देना नहीं है, तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा लेकिन ई पे कोई चेंज नहीं। अब बताता हूँ ग्राफ देख लेना, 2024, 25 सब में आया हुआ है, तो 2026 में भी आने के चांस हैं। क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, 1/T हमेशा यहाँ रहेगा। अगर एल एन के बीच में ग्राफ है तो स्लोप आएगा -EA/R,
और इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका, ये आएगा ln a। और अगर जो है लॉग के बीच में बना तो ये तो ठीक है log a रहेगा, लेकिन इस स्लोप भी देखो सब सेम, बस डिवाइड कितने से कर देंगे। तो अभी आपको दो क्वेश्चन मिला, एक दोनों में स्लोप, अगर कभी लॉग हो तो लॉग में कितने से डिवाइड करेंगे, 2.003 से डिवाइड। तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो कि सर भाई साहब अगर लॉग होगा तो हम क्या कर देंगे, 2.3 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आई कहानी सभी को। चलिए अब ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके लिए रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप देखिएगा ये एक्टिवेशन बता ही दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, एक मिनट। तो इम्पॉर्टेंट बात पहले ये है कि आपको देखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ के बीच में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्राफ गलत नहीं होना चाहिए आपसे, क्योंकि ग्राफ पे आपसे 1 नंबर 2 नंबर आपको ग्राफ, कम से कम 1 नंबर 2 नंबर आपको ग्राफ दे के हमेशा जाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा पहला। आइए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे देखो ये बनता है, ये 5 नंबर ही सीधा आ गया उठ के, ओवरऑल। तो रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल हो जाती है अगर 10 आपको बढ़ाया गया, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है एक्टिवेशन एनर्जी की डायरेक्ट, log K2/K1 फलाना ढिमकाना। तो हमने कहा कि इसको डबल कर दिया गया है, EA 2.303 है ना, R 8 होता है तकरीबन, है ना, 8.3 समथिंग। टेम्परेचर आपको हमेशा किस में रखना है, केल्विन के अंदर रखना है, किसके अंदर, केल्विन। 298 दिया है तो 10 बढ़ा दो 308। अब भाई इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व ही करना पड़ता है, पहले याद रखिएगा, आप इस 1-2 लाइन में अच्छे सॉल्व करिएगा। अगला इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए अगर मैकेनिज्म आपको दी हुई है कौन फास्ट कौन, है ना। चलिए इसको हटाते हैं पहले, अब आ जाते हैं पहले इस पे, इस टाइप के जितने मतलब न्यूमेरिकल्स थे जो काम के मैंने कुछ काम के ऐड किए हैं। जैसे ये रिएक्शन आपको दी हुई है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और ये इस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है अगर आए चांसेस। तो हमने कहा देखिए रेट का निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है, आपने रेट लिखा पहले कि सर इसमें रेट ये आपने लिखा KNO की पावर P जो भी आपको लगाना था, और Br2 की पावर Q, तो K 0.05 और इसमें भी क्या रखा 0.05, ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली। उसके बाद आपने क्या कि इक्वेशन नंबर 2 बना ली 0.05, 0.15, और बाद इक्वेशन आपने 3 इक्वेशन बना ली। अब आपने क्या किया कि आपने 1 और 2 को कंपेयर किया, ध्यान से लिखने का तरीका, 1 और 2 में जब कंपेयर किया तो आपने कहा सर ये तो क्या है सेम, NO तो सेम है, इसको हमने किया 3 गुना, देखो 5 से 15 हो गया 3 गुना, ये भी क्या हो गया 1 से क्या हो गया 3। इसका मतलब सर यहाँ पे जो पावर आएगी क्यू की वो कितनी आएगी सर 1 आएगी। और हमने कहा बढ़िया यार। और उसके बाद हमने क्या किया सर, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर किया, ये 1 है और ये 3 है, हमने कहा सर ये तो 5 रह गया। ओके, जब इसको 5 तियाँ 15 किया, 3 गुना किया, 3 गुना, तो ये कितना हो गया 9 गुना हो गया, इसको 3 गुना इसका 9 गुना, इसका मतलब पावर कितनी होगी सर, पावर तो 2 होगी। तो आपको देखो तुरंत दिख गया हाँ सर, एक पे पावर 1 होगी, एक पे पावर 2 होगी। उसके बाद आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट, आपसे पूछा है, तो अब रेट कांस्टेंट निकालेंगे, सीधी सी बात है 1 इंटू के, जो के बराबर क्या होगा निकाल लें, जैसे आपने लिखोगे ना के बराबर, तो यहीं कहीं ये तो बस के बराबर रेट आपने लिखा, तो रेट आपको ये मोल पूरा दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ के निकालना था और आसानी से आपको कहानी समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं हम लोग फिगर ये क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस तरीके से ये भी मोस्ट रिपीटेड और वीआईपी क्वेश्चन है, भाई वीआईपी ही मैंने ऐड किया है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने बताया था मैंने भाई टाइम वाला एक फार्मूला याद रख लेना, बस के उधर था तो टाइम इधर आ जाएगा, ये है। उसने कहा 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो ध्यान देना ये यहाँ रखा के की वैल्यू, तो 99% कंप्लीट हुई है, तो ऊपर देखो, ऊपर हमेशा A0 की जगह क्या रखेंगे 100, तो अगर 99% कंप्लीट हुई है कितना बचा, नीचे क्या रखते हैं बचा, तो हमने कहा सर 1 बचा, तो log 10 किया, इस 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, ये हो गया सॉल्व। उसके बाद उसने कहा सर 90% रिएक्शन, तो हमने कहा फिर से सर ऊपर तो 100 ही आएगा, कितना बचा, हमने कहा सर 10 बचा, log 10 की वैल्यू कितनी है 1, बस इतने आसान तरीके से, और हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा 2026 के लिए इतना ही करना है आपको, सब कुछ सेम, बस एक फार्मूला आपको याद करना है, A0 100 ही रखना है। उसने जब कह दिया आपसे 99% कंप्लीट हुआ, तो जो बचा कितना 1, बताओ 90% कंप्लीट तो कितना बचा 10, उसका लॉग में खेलना है खाली। फिर से एक बार और इस रिएक्शन की बात करते हैं आगे। उसने कहा कि सर आपको रेट कांस्टेंट दे दिया है, आपको क्या निकालना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके हाउ लॉन्ग
टाइम निकालना है 5 ग्राम रिएक्टेंट रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। तो हमने कहा सर देखो सब फिर से वही, बस फ़र्क क्या है, पहले टाइम था, इस बार टाइम नीचे के ऊपर है, सब सेम रखा, के की वैल्यू दी है, टाइम निकालना है आर नाट अपॉन आर। तो हमने कहा सर आर नाट का मतलब क्या है, कितना था, हमने कहा सर 5 था, तो 5 था, कितना बचा सर 2.5 हो गया, बताओ कितना आया log 2, बस खाली सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर से वही सेम, बार बार वही रिपीट हो रहा है, बार बार मैंने कहा ना इस टाइप के क्वेश्चंस 2026 में रिपीट ज़रूर होंगे। इस 3 टाइप की बात कर रहा हूँ, टाइप। देखो फिर से 25% कंप्लीट हुई है, कोई बात नहीं है बेटा, 25% कंप्लीट होने दो। तो ऊपर हमेशा कितना रखेंगे सर, ऊपर हमेशा 100 रखेंगे। 25% कंप्लीट हुई, कितना बचा सर 75, 100/75 मतलब क्या है 4/3, बस खत्म कहानी। और सर 80% कंप्लीट हुआ है, तो ऊपर कितना रखेंगे 100, नीचे कितना रखेंगे सर 80 नहीं रखेंगे, 80% कंप्लीट हुआ है, कितना बचा सर बचा 20, तो कितना रखेंगे 20, तो कितना आया 5 आ गया। अब सिर्फ क्या करना है सॉल्व, इतना ही टफ है। चलिए फिर से रिएक्शन, फिर से अभी, अच्छा ये तो ओके 50% वाली बात हो रही है 2। चलिए अब आते हैं 99.999%। पिछली बार में 99% था, इस बार तभी मैं कह रहा हूँ कि क्या मसला हो गया है। फिर से प्रूफ करने को आपको आएगा, और जब भी आएगा 2 से 3 नंबर आपको देकर जाएगा भाई, 2 से 3 नंबर। कितना आसान, देखो उसने कहा सर 99.9, तो हमने कहा अच्छा 90, तो ऊपर क्या रखेंगे सर, ऊपर हमेशा 100, कितना बचा सर 0.1, तो इसका मतलब कितना log 1000। अब बच्चे देखो गलती यही करते हैं, 1000 का मतलब भाई 10⁻3, लॉग में वही 3 कहाँ जाता है आगे, 50 वाला हमने निकाल ही लिया था, 50 वाला, तो बताओ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको खेल करना है। अब आ जाते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या, कुछ भी नहीं है। कोलिजन थ्योरी बताती है कि व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो ठीक है ना फॉर्मेशन होगा, बट सारे कोऑर्डिनेशन से रिएक्शन नहीं बनता है, प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होती हुई। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा DF ब्लॉक में। ये आपको वैसे दिख रहा होगा साफ साफ, चूंकि टाइम था नहीं। DF ब्लॉक में ध्यान से देखिएगा, DF जो वो काम की चीज़ें हैं, सबसे पहले जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो N-1d में, यहाँ N-2 में। आपको कुछ भी याद हो ना हो, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, इसका डायरेक्ट याद। यहाँ इनर्ट गैस, यहाँ N-1d NS2, ठीक है सर, यहाँ भी N-1d NS2, चूँकि ये F है तो N-2 आ जाएगा, N-2 आ जाएगा अलग से। एक से, अब गलती क्या होती है देखो, यहाँ 1 से 10 जाते हैं, 1 से 2, यहाँ ये गलती होती है 0 से 1 जाते हैं। जो काम का याद रखिएगा, ये आयरन का याद रखिएगा, ये यहाँ पे इसमें पीरियड जो है N=4 को 3D बोलते हैं, 6 वाले को 4F यानी लेंथेनाइड, 7 वाले को 5F यानी एक्टिनाइड। तो यहाँ पे आप ये देख ही सकते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन कौन कितना शो करता है। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन, ध्यान देना, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं कैसे निकालते हैं वो यहाँ लिखा है, ठीक है ना। अब सुनो, जो काम की है, ये पहला कौन ऐसे हैं, देखो सब में ये सिर्फ कौन शो कर रहा है +3, ये सिर्फ क्या शो कर रहा है +2, यानी ये वेरिएबल नहीं है। बाकी 1 2 2 3 4 5 बाकी सब हैं। मैक्सिमम जो है डी ब्लॉक में जाता है RU और OS जो +8 तक जाते हैं। 3D सीरीज में आपको MN जाता है, ये ध्यान देना है। अब आते हैं यहाँ कुछ बातें। ट्रांजिशन एलिमेंट हर साल ये आपको 1 नंबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपको देके जाएगा। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, हमने कहा देखिए ऐसे एलिमेंट जो एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, यानी डी में एटलीस्ट 1 पेयर, यानी डी पूरा भरा ना हो। सीधी सी बात हम कहें भाई साहब, डी जो है पूरा भरा ना हो तब उसे ट्रांजिशन बोलेंगे। जैसे देखो SC, तो SC में आप देखो 3D1 एक ही भरा है, कॉपर में 3D10 4S1, लेकिन जैसे ही कॉपर में +1 लगाएंगे या +2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3D9 हो जाएगा, ये PYQ में आया हुआ है। लेकिन Zn में जो भाई साहब 3D10 होता है 4S2, तो चाहे Zn बनाओ चाहे Zn+2 बनाओ, ये कभी भी जो है डी वाला खाली नहीं रहता है। अब जब खाली नहीं मतलब ट्रांजिशन नहीं, तो क्वेश्चन क्या बनता है, फिर से ध्यान सुनिएगा कि ध्यान से कि भाई साहब जो ये Zn होते हैं, CD होते हैं, G होते हैं, ये सब डी ब्लॉक है। हमने कहा हाँ सर हैं डी ब्लॉक हैं, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आइए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, टेंसाइल होता है, मेटालिक लस्टर होता है, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन एक मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन इनको छोड़ के। एक और चीज़, ये 3 पॉइंट अलग से आपको पढ़ने हैं, ठीक। आइए बात करते हैं यहाँ से कुछ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हमने कहा हाँ सर, क्या रीज़न क्या है, हमने कहा सर वो अपने NS इलेक्ट्रॉन को भी यूज़ करते हैं और N-1d को भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखो ये 5 इसके हैं 1 इसके हैं, तो ये 5 + 1 यानी 6 यूज़ करता है,
6 यूज़ करता है, +3 +4 में भी होता है। अगला कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो हार्ड होते हैं और हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने कहा अच्छा, ये देखो इसका रीज़न ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी मेटेलिक बॉन्ड जो है बहुत तगड़ी वाली होती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। जेडन ये सारे लोग सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमने कहा हाँ, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबशेल में वो पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होने की वजह से वो बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। एक और क्वेश्चन, पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 से चेंज करता है, मतलब 3 से 5। आपने देखा नाइट्रोजन +3 से 5 तक जाता है, क्लोरीन 1 से 3 5 जाता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में 1 से वेरी करता है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की फिलिंग हो जाती है। अगला कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसको 2026 के लिए इंपॉर्टेंट लगाइएगा। तो हमने कहा देखिए कि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, एंड डी ट्रांजिशन, ये 2 रीज़न है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से और डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से एक्साइट होते हैं तो एनर्जी का रिलीज करते हैं विजिबल रीजन के अंदर। तो ये विजिबल रीजन 1 नंबर में आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी तो हमको दिखाई देता है कलर्ड। अब आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। हमने कहा सर मेल्टिंग पॉइंट जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। हाईएस्ट किसकी है, डब्ल्यू की, लोअर किसकी है, एच जी। चूँकि इन सब की मेल्टिंग पॉइंट जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और होते ही नहीं है तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे ध्यान देना। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब आते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे ये क्या है, पूरा का पूरा एक लैटिस है, इसको हीट दिया तो ये सॉलिड में बन गया, और हीट दिया तो ये गैस में बन गया। तो यही जो एनर्जी है जो लैटिस से किस में जा रही है, जो आप ले जा रही है गैसियस में, उसे ही क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ट्रांजिशन की क्या होती है, देखो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत तगड़ी वाली होगी, तो इंथैल्पी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसी पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट मैं नहीं कह सकता, ये बात है डीएफ ब्लॉक की, बट ठीक है। साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ में ये खाली आपको याद रखना है कि साइज़ में कि जो ज़ीरोनियम और हाफनियम हैं इनकी साइज़ क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है भाई साहब, बराबर होती है, ये आपको ध्यान देना है। ज़ीरोनियम और हाफनियम की साइज़ बराबर होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, और आ जाते हैं अब यहाँ से आपको 100% तरीके से कम 1 से 2 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं 2026 में। ये क्या है, सभी को पता है, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं। यहाँ से देखो सब में S2 D1 D2, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे D1 D2 आएगा। बस याद क्या रखना है, क्रोमियम को और कॉपर को, ध्यान देना। क्रोमियम और कॉपर भाई सब पता है कि नहीं, 21 से शुरू हो रहे हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28, तो इसीलिए 21 का मतलब D1 D2 ऐसे, तो ये याद ही आपको होगा अच्छे तरीके से। हमने कहा सर क्रोमियम में क्या होता है, D3 के बाद D5 कैसे आ गया। हमने कहा सर होता है ऐसे, D4S2 होता है, लेकिन चूंकि इसको 5 चाहिए तो भाई 5 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। इसमें 9 10 होना चाहिए तो 8 के बाद 10 आ जाता, ध्यान देना। 3 के बाद 5, 8 के बाद 10, कहाँ से इलेक्ट्रॉन चुराएगा, एस वाले से। अब ध्यान देना कहानी क्या है, पूरी कहानी ये है कि जो टी है D2S2, भाई टी में देखो D2S2, अगर मैंने कहा Ti+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो ध्यान सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एस से। 2 इससे गए, 1 इससे गए, तो बताओ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे, 1। आइए सर क्रोमियम की बात करिए सर। क्रोमियम हमने कहा देखो D5S1, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर, 1 इससे जाएंगे, 2 इससे जाएंगे, कितना बचा, 3। सर आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन D6S2, तो सबका देखो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे D6S2। हमने कहा सर 2 इलेक्ट्रॉन निकल लिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल लिए तो 5 बचे हैं। अब कैसे पैक करना, डब्बे में ध्यान दो, 1 1 सबको दो, 1 1 1 दे दिया। अब छठवां वाला किसके पास जाएगा, पहले वाले के पास। कितने अनपेयर हैं सर, 4 +3 एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, कौन सा। हमने कहा सर 5 ही बचे अब, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सर Mn, हमने कहा सर Mn D5S2, दिमाग में रट लेना, कभी भूले अगर आपके, है ना, दिमाग में रट लेना। मतलब रटना सिर्फ कितना है बता रहा हूँ सर, रटने का मतलब आपको पता होगा, ये पहले SC आएगा फिर C, मैंने ऐसे याद किया, सक्टी वकर मनफी कोनी कूजन, है ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 21 से 30 तक। तो सबके एक बार देख लो आप लोग, सबके देख लो, कॉपर वाले भी देख लो, कॉपर के भी देख लो, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यही पूछेगा आपसे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही पूछता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी पूछता है। तो हमने कहा अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या निकलवा लेगा, हमने कहा सर ये निकलवाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट 2026 में निकलवा लेगा 2026 में आपसे फार्मूला Nn+2। जैसे देखो ध्यान से, N का मतलब यही जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आसान, अगर ये आएगा MCQ में मान लो, तो क्या होगा, अगर ये MCQ में है डायरेक्ट, N की वैल्यू 1 है तो 1 से ज़्यादा, 2 है तो 2 से ज़्यादा, भाई √8 2 से ज़्यादा, 3 है तो बाकी फार्मूला तो है ही आपके पास।
अगला पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है, नहीं तो, और जो पैरा है वो कलर्ड है, जैसे कॉपर+2। कॉपर+2 जो D9 होगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कलर्ड होगा, जबकि Zn+2 कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। अब आ जाते हैं एक नंबर में, हाईएस्ट फ्लोराइड MnF4 है, हाईएस्ट ऑक्साइड Mn2O7 है। कॉपर की कहानी यहाँ इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, एलॉय एक चीज़ और, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप पढ़ते हैं। देखो जो पहला ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जैसे ये V2O5, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 के फॉर्मेशन में, और H2NiPdPt ये क्लास 10th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब यहाँ पहले आ जाते हैं कि भाई साहब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, तो डिफिनीशन आपकी ये इंपॉर्टेंट हो सकती है इस बार के लिए। ये क्या है, देखिए ये आयरन, बड़े बड़े आयरन हैं, इनमें अगर छोटे एटम बैठ जाते हैं जैसे ये लोग, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है कि ये नाइदर टिपिकली आयनिक और नार कोयलेंट, ना आयनिक होते हैं ना ही कोयलेंट होते हैं पूरे तरीके से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, केमिकली इनर्ट होते हैं, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी लो होती है। आ जाते हैं एलॉय पे। सर एलॉय मेटल और मेटल या मेटल और नॉन मेटल, जैसे एलॉय विथ Hg के साथ जो मेटल होगा उसे एमलगम बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये फी को नी आयरन वगैरह क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ब्रास का कापर और Zn होता है, ब्रोंज कापर और Sn, गन मेटल स्टेनलेस स्किन जर्मन सिल्वर, तो ये याद रख लीजिएगा, अमलगम याद रख लीजिएगा। रिएक्शन पार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक बार रिएक्शन की बात कर लेते हैं कैसे बनता है। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, तो हमने कहा सर देखो पायरोलुसाइट लिया, MnO2 लिया, KOH इसके अंदर डाला, तो ये K2MnO4 पहले बना, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ये भाई साहब ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकती है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको करना है तो ये कुछ बातें खाली कर लीजिए कि अगर MnO4 पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का होता है ना, तो अगर MnO4 है, ठीक, तो I माइनस जो है वो I2 में कन्वर्ट होगा, H2O2 O2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, और Mn+2 भाई जाहिर सी बात है, इस पर +7 होता है तो ये रिड्यूस होगा, तभी तो ये कलरलेस बन जाएगा। और अगर ये न्यूट्रल या वीक एल्कलाइन मीडियम में है तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना, पहली बात। और हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हटाते हैं। हाँ, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में आप डिफरेंस याद रख लीजिएगा कि जो लैंथेनाइड होते हैं +3 में, और +3 के साथ +4 और +2 सब में शो करते हैं, जबकि इसमें जो है ये ऑक्सीटिल +7 तक शो करते हैं। ये सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट PM, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ये कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इसकी लो होती है, इसकी ज़्यादा होती है ना। और क्या आपको ये ऑक्साइड जो है लेस बेसिक होते हैं, इसके मोर बेसिक होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो डायामैग्नेटिक और कलरलेस हैं ये याद रख लीजिएगा, ये वाला आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और एक लास्ट आपको याद रखना है, ये गैडोलियम वाला, ये याद रखना है। सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है इसका, सीधा डायरेक्ट रट लो। और अगर +3 की बात करेगा तो ये तीनों चले जाएंगे, तो +7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर आता है। बात समझ में आई, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता हुआ, अब आ जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला आता है जो काम का है, सर डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है। मान लो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपका आ गया, तो हमने कहा डबल सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। इसमें देखो एग्जाम्पल, कार्नलाइट, पोटाश अलम, मोहर साल्ट, ठीक। जबकि पार्शियली इसमें क्या है, ये कुछ डब्बा ऐसे बना होगा, तुरंत समझ जाना कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो बाहर सॉल्व हो जाएगा, यानी घुल जाएगा, लेकिन ये अंदर घुलेगा नहीं। और ये भी याद रखिएगा, पूरा डब्बा मिलाकर 1, तो ये 4 रहे, लेकिन पूरा डब्बा मिला के 1, तो 4 1 5 हो गया। जैसे यहाँ पे आपको दिखा होगा ये वाला, ठीक, कि K4 और FeCN6 ये है। तो जो बाहर है उसे बोलेंगे काउंटर आयन, ये आयनाइज हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। यहाँ जो CN यहाँ लिगैंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिया है। अब यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। लिगैंड क्या होते हैं, हमने कहा सर आयन में जो मॉलिक्यूल बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम से जो भी मॉलिक्यूल बाउंड हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, लिगैंड होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यानी ये एक पेयर का डोनेट कर देंगे, यूनिडेंटेड, और अगर 2 डोनर एटम है तो बाईडेंटेड होंगे। चिलेट का मतलब क्या है कि जब लगातार, है ना, चिलेट जब डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड 2 और मोर डोनर लगातार, अच्छा इसको हटाते हैं, कोई इतना काम का नहीं है,
ठीक, जैसे ये कह सकते हैं इधर से भी इसने डोनेट किया, इधर से भी डोनेट किया, तो एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो रिंग का फॉर्मेशन का मतलब चीलेट फॉर्मेशन, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सीधी सी बात है। और अगर हम टोटल रिंग की बात करें तो डेंटिसिटी -1। बट हम जो काम का वो पढ़ रहे हैं ना, चूंकि अब देखो मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो हमने कहा सर अगर ये न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल होगा, जिसे यहाँ H2O जिसे इक्वा नाम देंगे, NH3 यानी अमाइन नाम देंगे, CO मतलब कार्बोनाइल नाम देंगे। मोनो में जो कैट आयन है एक ही है, NO प्लस मतलब नाइट्रोसोनियम आयन। आयनाइनिक में देखो क्या है, CN माइनस, ध्यान से देखना, CN माइनस को NC माइनस भी लिख सकते हैं, साइनाइडो आइसोसाइनाइडो। NO2 में भी दो हैं, NO2 भी नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, नाम नाइट्रो या नाइट्रीटो, इसे नाइट्रेटो ओ। SCN में दोनों। तो जब दो डिफरेंट डोनर एटम होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड, स्टार लगा लेना। लेकिन एक टाइम में एक ही लोन पेयर का यूज होगा। अब बाईडेंटेड में जो हमारे काम का है वो क्या है, देखो एक EN है जिस पे चार्ज नहीं होता है ना, बाईडेंटेड मतलब जो दो डोनेट करेंगे। एक ऑक्जेलेटो है OX जिसको ऐसे लिखते हैं, और हेक्सा में क्या है EDTA -4 यानी ये 6 का डोनेशन करता है, और ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम, कितने लोग डोनेट कर रहे हैं, कितने लिगेंड ने मिलकर, सीधी सी बात है, लिगेंड ने मिलकर कितने लोन पेयर डोनेट किए। तो हमने कहा जैसे सर क्लोरीन ने एक, तो 2 क्लोरीन ने 2 डोनेट किया, NH3 ने भी 2 डोनेट किया, है ना, 1 × 2, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसमें बात कर लेते हैं, सर हमें बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर वाले से मतलब है। EN, हमने कहा सर आपने बताया था अभी EN 2 डोनेट करता है, तो 2 3 क्या हो गया, 6। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, इस पे कितना चार्ज आ रहा है, -1 +2 +3, तो इस पे कितना चार्ज आ रहा है। अब देखो यहाँ पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि अगर एक ही टाइप का, ध्यान देना, अगर एक ही टाइप का डोनेट करने वाला है इसे बोलेंगे होमोलेप्टिक, और अगर जो है 2 टाइप का है तो इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि ये स्पेशली इसलिए लगाइएगा, छुपा हुआ टॉपिक है। चलिए अब आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर, तो मुझे लगता है आप आराम से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कोई मसला किसी को तो नहीं होना चाहिए। बात कहानी समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ध्यान से, होता है क्या कहानी पूरी। हाँ, कैसे कहानी लगाना आपको, पहली बात देखो K4 है, ओके सर, तो अगर K4 है तो ये किस में जाएगा सर, +4 में, 4 लोग मिलके +4 में, तो डब्बे पे क्या आना चाहिए, -4, तभी तो बैलेंस होगा, +4 -4। डब्बे पे -4 कब आएगा सर, ये -6 होगा, क्यों, CN पे -1 होता है, और डब्बे पे ये -4 होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इस तरीके से कहानी। एक और देखो ध्यान से, और क्या कहानी हो सकती है, सर यहाँ पे Cl3 है, तो Cl3 का मतलब क्या हो जाएगा, -3, सर इस पे +3 आना चाहिए। वाटर पे कोई चार्ज होता नहीं, तो इसका मतलब एमोनियम +3 देगा, है ना। कितने आसान तरीके से आपने कर लिया। अगला देखते हैं, सर हमने कहा कि यहाँ पे देखो क्या है 3, तो इसका मतलब डब्बे पे क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, जबकि अंदर फ्लोरीन है -6 टोटल, तो +3 आएगा। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से आपको है। हाँ, इसको याद रखिएगा, भूल मत जाना, CO पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, तो इस पर भी क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात, कि सर जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयनाइजेबल होगा, ये नॉन आयनाइजेबल होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। ये नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल। एनायन से सेटिस्फाई और ये सभी से सेटिस्फाई होता है। इसका ज्योमेट्री में कोई हेल्प नहीं करता है, जबकि ज्योमेट्री में ये हेल्प करता है ना। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ से उस पहले यहाँ, अगर किसी पर +1 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, दो लोन पेयर, यानी समझ लो 2 लोग डोनेट करने वाले होंगे किसी भी तरीके से। अगर +2 है तो 4 होगा, और अगर 2 3 4 होगा तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। लेकिन स्पेशल याद रखना है सिर्फ 2, कि Ni+2 6 होता है, Fe+2 भी क्या होता है, 6 होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं पहले बातों को। लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, देखो कैसे करना, एक सिखाता हूँ आपको, क्या क्या पूछा जा सकता है। इसने लिखा CrCl3 और .6H2O। हमने कहा सर Cr पे +3 चार्ज आया, +3 का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसको कैसे बनाएं सर, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो 6 लगाना है, तो पहले वाटर लेकर आए, सर 6 है, 6 लगा दिया, क्या बचा, क्लोरीन बाहर चला गया। अब बताओ टोटल आयन कितने हो गए, सर डब्बा मिला बराबर 1 आयन, और क्लोरीन बराबर 3 आयन, 3 + 1 क्या हो गया, 4। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा, अगर मैं AgNO3 को ऐड करूं, कितना मोल होगा। तो हमने कहा सर देखो, अगर AgNO3 आएगा तो डब्बे के अंदर तो नहीं आ पाएगा, डब्बे के बाहर रिएक्ट करेगा। 3 क्लोरीन है, इसका मतलब 3 मोल Ag लाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में अगर पानी होता 4,
अगर पानी 4 है तो अंदर 4 पानी रखा, बट हमें तो कितना चाहिए, 6 चाहिए। इधर देखो, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। तो सर अगर 6 चाहिए तो क्या बचा, 2 क्लोरीन अंदर ले लो, तो कितना क्लोरीन बचा है, 1। तो सर 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से कहानी, यानी जो डॉट लिखा है, यानी जैसे डॉट 5, तो पहले उसी को अंदर लेके जाओ। ठीक, चलिए वीबीटी और सीएफटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या कहानी है पूरी। ठीक, यानी भाई जाहिर सी बात है, 2 में sp आएगा, 3 में sp2 आएगा, sp3 या dsp2 आएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, है ना, ये सारी बातें। जो वीबीटी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करता है, क्वांटिटी मैग्नेटिक डाटा देता है, जबकि सीएफटी स्टेबिलिटी, कलर, ये सारी चीज़ें बताता है, ये वीबीटी नहीं बता पाता है। ठीक, अब इसमें डिफरेंस देख लो, sp3d2 और d2sp3। तो यहाँ पे देखो, ये आउटर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन है और ये लो स्पिन है। पहली बात, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है कि जो लिगैंड आपने अरेंज किया है, कितनी स्ट्रेंथ पे अरेंज किया है, ये कहानी ये बताती है। ठीक है ना, चलिए। तो इसमें हालांकि देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो एक मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी चीज़ें आप देखिएगा ध्यान से। एक मैं आपको यहाँ एनर्जी डायग्राम, अब मान लीजिए आपको डिटेल में समझना है इस चीज़ को, तो इसका भी छोड़ो, आप समझ लो। पहला हमने कहा सर देखो, एसएफएल का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL का मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, ये पेयरिंग करवा देगा, जबकि ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। बताओ अगर ये पेयर हो जाएगा तो इस पे नाचने की ताकत क्या है, जैसे मैंने कहा ये पेयर एक ऊपर एक नीचे है, अब ये पेयर हो गया है तो न्यूट्रल हो गया है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये पेयरिंग नहीं हुई है ना, तो स्पिन ज़्यादा होगी। कैसे क्या लिखा होता है देखो, हमने कहा सर अगर जो पेयरिंग एनर्जी पेयर में चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आपने दे दिया तो पेयरिंग हो जाएगी। एसएफएल की पहचान है। सर एसएफएल और कौन कौन होंगे, यहाँ इतना एग्जांपल आप देख लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन वाले एसएफएल होते हैं, बाकी ऑक्सीजन और एक्स वाले WFL होते हैं, जैसे NH3 CN CO EN, ये सब SFL में है। WFL आप देख सकते हैं। तो कहानी क्या होती है, पहली कहानी ये है कि मान लीजिए अगर SFL होगा, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब दो बातें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेट 1 5 डब्बा, स्टेट 2 यहाँ 5 डब्बा, ये बेरी सेंटर है। तो यहाँ से क्या एनर्जी अलग होगी, तो 3 डब्बा नीचे, 2 डब्बा ऊपर जाएगा। नीचे वाले के T2G बोलते हैं, ऊपर वाले को EG बोलते हैं। गैप कितने का होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 है तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ मतलब डब्बे की बात नहीं कर रहा, नाम की बात, नाम उल्टा है, यहाँ 2 है लेकिन डब्बा 3 है। यहाँ चूंकि T2G है तो 2/5 बचा, क्या EG, तो यहाँ 3/5, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। तो कैसे याद रखा है मैंने, देखो ये T2 मतलब 2/5। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ है कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे कहानी क्या है, अगर SFL आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, तो मैंने कहा सर देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पहले यहाँ आएगा, तो एक पहला इसमें गया, दूसरा इसमें गया, तीसरा इसमें गया, चौथा ऊपर जाने की बजाय नीचे ही जाएगा, पेयर कर लेगा 4 5 6, फिर कहीं ऊपर जाएगा क्योंकि गैप ज़्यादा है। लेकिन अगर WFL आएगा तो पहले 1 2 3, चूँकि गैप ज़्यादा नहीं, चौथा यहाँ जाएगा, पाँचवा, अब छठा यहाँ आएगा। ऐसी कहानी है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, और इसी आपको क्या करना है, किस तरीके से वो देखना, ध्यान से जुगाड़ बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। अगर मैंने कहा सर देखिए, अगर EG खाली है, किसी भी तरीके से EG पूरा खाली है, तो इसका मतलब क्या होगा, D2sp3। अगर EG पूरा खाली है, बस इतना दिमाग लगाना है, सर अगर EG पूरा खाली है तो D2sp3, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, sp3d2। एक एग्जाम्पल समझते हैं, और इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप 2026 में इसके टाइप का क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। तो हमने कहा कि देखिए सर FeCN6, सबसे पहला काम क्या निकालेंगे सर, स्टेप नंबर 1 हम इस पे चार्ज निकालेंगे। कैसे सर, ये -4 है तो हमने लगा दिया, यहाँ इसको x लिखा, इसको -1 CN -1 के अंदर होता है इंटू 6 बराबर -4, x की वैल्यू +2 आ गया। सर Fe+2 का मतलब क्या है, Fe मैंने कहा याद करो, Fe D6S2 होता है, +2 का मतलब S2 चला गया तो ये D6 हो गया। सर जो CN होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी यहाँ पेयरिंग करवाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं सर, 6 मैंने बनाया, 3 डब्बा यहाँ, 2 डब्बा यहाँ। 6 का मतलब क्या है, पहला यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, तो 6 खत्म। क्या ऊपर पूरा खाली है, यस सर ऊपर पूरा खाली है, इसका मतलब ये D2sp3 होगा, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी लो स्पिन होगा। सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0, तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये कहानी तो कितने मस्त तरीके से याद हो गई। स्पेशल कुछ चीज़ें और याद रखिए, स्पेशल जो सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं। जब अगर NiCO4 आपसे पूछे 1 नंबर में, तो सर ये sp3 होगा, पहली बात। और यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत काम की तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ काम की हैं। जैसे एग्जांपल मैं खाली इतना बताऊंगा जो जो काम का है, कि जनरली क्या होता है
जो 4D 5D और 6D सीरीज़ होती हैं, सारे ही लिगेंड क्या हो जाते हैं, SFL, है ना, सारे ही लिगेंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे वैसे वाटर क्या होता है, जाहिर सी बात है वाटर क्या होगा सर, वाटर जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन अगर Fe के अलावा वो किसके साथ है, OS के साथ है ना, तो क्या हो जाएगा ये SFL, अननोन। जैसे ये देख लो, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं थोड़ी सी, ठीक। ओके ओके, यहाँ पे एक फार्मूला एनर्जी का देख लेना, -2/5 जो जितने T2G में इलेक्ट्रॉन है, +3/5 जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बन जाएगा आपका। इनके बीच में रिलेशन आप देख लीजिएगा, ΔT टेट्राहेड्रल और 4/9 ऑक्टाहेड्रल के बीच में, बस इसमें ये फ़र्क होता है ना। जो टेट्राहेड्रल होते हैं उसमें ये फ़र्क क्या होता है, T2 ऊपर चला है, 3 वाला डब्बा ऊपर चला जाता है, बस इससे ज़्यादा और नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ओके चलिए, आइसोमेरिज्म एक बार देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म आपको पता ही है, बस क्या क्या काम। देखो एक होता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या, देखो ये पी सब कुछ सेम है, बस फ़र्क एक बार Br2 बाहर है, सल्फेट अंदर है, एक बार Br2 अंदर, सल्फेट बाहर। मतलब क्या है, आयनाइज करने वाला जो बाहर वाला पार्ट है वो अलग है। अब भाई Br2 आएगा तो अलग कलर देगा, SF4 आएगा तो अलग कलर देगा, बस इतनी बात है। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड का होता है जो दो डोनर वाले हैं, जैसे ये दो डोनर वाले हैं, तो आपको दिख जाएगा भाई साहब अगर ये दो डोनर, एक बार CN है एक बार NC है, बाकी सब सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल देंगे, लिंकेज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब डब्बे में डिफरेंस है, देखो डब्बा, यहाँ CONH3 6 CrCnH6, यहाँ पे डब्बे में पहले एक बार CO के साथ NH3 था, अब CO के साथ CN है, ये इसके साथ ये इसके साथ, बस खत्म। तो ये यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हुई, और आइसोमर में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक। चलिए, और यहाँ से एक आध नंबर आपको मिल सकता है, बट इतना कौन जो काम का एक गेस मार सकता हूँ। EDTA का काम क्या हो जाता है, एक गेस, तो मैं क्या मारता हूँ भाई साहब, एक गेस मारता हूँ, यहाँ से एक गेस मारता हूँ। क्या, जैसे एग्जांपल जो सिस्प्लेटिन है वो क्या है, एंटी कैंसर एजेंट है, और यहाँ पे जो ये है आपका NIDMG रोजी रेड PPT है। EDTA लेड पॉइजनिंग में, हार्डनेस ऑफ वाटर में, और रस इसमें यूज़ होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब आ जाते हैं लास्ट में बायोमॉलिक्यूल। भाई साहब चैप्टर कितने मार्क्स का है, 7, इस पे टाइम देंगे थोड़ा सा। चैप्टर है 7 मार्क्स का बायोमॉलिक्यूल, आइए कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मेरी राइटिंग कितनी खूबसूरत हुआ करती थी एक ज़माने में। अब स्वीट टेस्ट में होता है शुगर, इसके सैकराइड भी बोलते हैं, कुछ छोड़ना नहीं सर। इसका जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है। बिहेवियर क्या है कि अगर देखो ध्यान से, पॉलीसेक्राइड में अगर वाटर डालेंगे तो ऑलिगोसेक्राइड यानी टूटेगा, उसमें भी डालेंगे तो मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड को और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं मोनोसेक्राइड की, फिर स्ट्रक्चर करते हैं ग्लूकोज वगैरह का। सर मोनोसेक्राइड क्या होता है, हमने कहा सर देखो मोनोसेक्राइड को और तोड़ा नहीं जा सकता, सिंपलेस्ट शुगर होता है, सारे ही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, ऑल D और L के फॉर्म में है एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। मत छोड़ना भाई, 7 नंबर फ्री में आएगा। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसमें जो एल्डोज होता है, ध्यान देना, एल्डोज वो ग्लूकोज वाला होता है, कीटोज फ्रक्टोज होता है, एनोमर और एपीमर। सर जो अल्फा और बीटा के फॉर्म में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनोमर बोलेंगे। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, जिसमें जो है चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कार्बन डिफरेंस होगा, इधर का उधर हो जाएगा, मतलब OH ग्रुप, उसे एपीमर बोलेंगे। तो एग्जाम्पल भाई साहब 2026 के लिए इसको याद करिएगा, कौन एनोमर है कौन एपीमर। तो अल्फा बीटा क्या होते हैं, एनोमर, बाकी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज क्या होते हैं, एपीमर होते हैं। आते हैं हम डाईसेक्राइड पे, तो डाईसेक्राइड से भाई 1 मार्क्स तो मुझे लगता है ईजिली आपको मिल जाएगा। हमने कहा डाईसेक्राइड कम से कम जो है वो 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, तो इसमें एग्जांपल मालासू, मैंने ऐसे याद किया था, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। क्यों याद किया था उसका भी रीज़न समझना, आसान तरीका बताता हूँ। देखो सब में ऐसे लिख दो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, तो इससे कंपोजिशन याद हो जाएगा। उसके बाद अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, अल्फा बीटा, और इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज यानी इन्वर्ट शुगर। और एक और ध्यान देना, जो माला है वो रिड्यूसिंग है, यानी माल्टोज और लैक्टोज क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, PYQ में बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ 6 कार्बन यहाँ भी 6 कार्बन यहाँ, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला के क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। जब तो पानी निकलेगा क्या होता है, पानी निकलता है, तो पानी का मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन जाएगा 1 ऑक्सीजन, तो 6 6 12 12, मतलब जो है C6H12 11,
चलो थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे। हाँ, यहाँ फार्मूले में देखिए थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, अगर वाटर डालेंगे इसके अंदर तो ये फार्मूला 6 6 12, तो यानी C12 हो जाता है और ये 12 12 24, तो ये 22 हो जाता है और O कितना हो जाता है 11। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हटाइएगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, उसके पहले स्ट्रक्चर पे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। कितने कार्बन सर, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी OH है ना, OH 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 और H, OH H होते हैं यहाँ, बस यहाँ पे डिफरेंस होता है। और अगर इसको साइकिल फॉर्म में लिखना है, साइक्लिक की तो ग्लूकोज है, बाकी साइक्लिक फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, कहानी देखो क्या है, ये वाला यहाँ चला जाता है ऐसे, है ना। तो रिएक्शन होती है, आगे पढ़ेंगे आप, OH ये बन गया AH। अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड क्या, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड होता है, तो इसमें सेलुलोज और स्टार्च। अब क्या क्या कहानी डिफरेंस आती है, सेलुलोज पहले एग्जांपल याद होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंस। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज और β14 लिंकेज होता है। स्टार्च जो है मेन स्टोर फूड होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। मोस्ट अबंडेंट ये होता है सेलुलोज, और पेपर इसी से बनता है। स्टार्च में जो आता है वो क्या, दो टाइप, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज अनब्रांच होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। अनब्रांच का मतलब क्या है, 1,4 लिंकेज ही होता है, इसमें 1,4 और 1,6 होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है, ब्लू कलर आपको देता है आयोडीन से, सबको पता है, स्टार पॉइंट। ग्लाइकोजन बच्चों को पता है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। काइटिन क्या होता है, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन है, फंजाई की वाल इससे बनी होती है। इनोलिन, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे आते हैं अब यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको एनोमर, तो हमने कहा सर डिफिनीशन याद रखिएगा। एनोमर की डिफिनीशन तो बता रहा हूँ, ये जो पेज आपको है, ये पेज आपको 2 मार्क्स दे के जाएगा, मिनिमम 2 मार्क्स दे सकता है। एनोमर एक स्ट्रेट चेन है, तो अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसा कि अभी हमने दिखाया था, है ना, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और जो है आपको कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। और ये ध्यान देना, एक कार्बन रिंग के बाहर है, जैसा अभी हमने ऊपर आपको बनाया था कि ये देखो, ये बस उसी फॉर्म में कर दिया है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक कार्बन रिंग के बाहर है। तो स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। फर्क क्या है बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ कार्बन 1 पे, दोनों में अंतर देखना, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 1, एक में OH नीचे है, एक में OH ऊपर है। तो जब ऐसा कुछ डिफरेंस हो जाता है, तो अल्फा वाले में नीचे होता है OH, बीटा वाले में ऊपर, तो अल्फा बीटा, तो इसमें क्या होता है, पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाती है कार्बन 1 पे। एपीमर में क्या होता है, देखो सब कुछ सेम है, बस एपीमर में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पे इस तरफ होता है, इसमें चौथे कार्बन पे बाईं तरफ OH होता है, इसमें दूसरे कार्बन पे। तो इसमें जो है कि OH और H जो है वो अलग अलग कार्बन पे अलग अलग इधर का उधर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर जो है दूसरे कार्बन पे हुआ, वैसे देखो तीसरे कार्बन पे होता है, अगर दूसरे पर हुआ तो मन, 2 मन, और अगर चौथे कार्बन पे हुआ तो गैलेक्टोज। बाकी एग्जाम्पल, ये सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर जो है, चलो कोई काम का भी है नहीं, इसको हटाते हैं पहचानने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे एक ग्लैंस, बाकी ये पढ़ाई दिया है आपको, ग्लूकोज पढ़ा दिया है। ये स्टार, जैसे मैंने कहा था ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये स्टार लगा लीजिएगा, और स्टार्च से ये, और फिशर, इसको हटाते हैं। हाँ, इनवर्ट शुगर बता ही दिया आपको, इनवर्ट शुगर याद रख लीजिएगा, इनवर्ट शुगर पढ़ के एक बार। अब यहाँ से देखो रिडक्शन, अब यहाँ से आपको मिनिमम 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स हर साल आपको 2026 से मिलेंगे। ये ग्लूकोज है, अब कैसे याद रखना है, अब ये तो आपको यही याद रखना पड़ेगा, जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अगर HI डाल देंगे तो ये पूरा जो है N हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2OH डाल देंगे तो इसे ग्लूकोज ऑक्साइम बोलेंगे। सबसे ज़्यादा ये आपसे पूछा जाएगा, Br2 वाटर अगर डाल देंगे, ग्लूकोनिक एसिड है। HNO3 ये एसिड बन जाएगा, सैकरिक एसिड, है ना। और HCN डाल देंगे तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसको और इसको स्टार लगा लीजिएगा। बाकी मैं नहीं कहता कि और भी आ सकते हैं इसमें से। ऑब्जेक्टिव ये ओपन, यहाँ से आप क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप का हो सकता है, ये कि ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो अनेबल टू एक्सप्लेन, तो क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, तो ये टेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, है ना। ये इसको एक्सप्लेन, ये एक बार पढ़ लीजिएगा भाई साहब, ये आप छोड़ के मत जाइएगा। आ जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, तो ये इतना ही पढ़ना है इसमें। ग्लाइकोसाइडिक, द लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं।
प्रोटीन क्या होता है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, अमाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं, जिसे पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमीनो एसिड पता ही है आपको कि एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है, इसलिए क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का हो जाता है, और ये जो है ज्विटर आयन में एग्जिस्ट करता है ना, प्लस और माइनस के अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 2 मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं आपको। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो हमने कहा सर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रन पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर रन करती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से फाइब्रस में, यहाँ पे क्या चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड या क्वाइल हो जाती है यहाँ स्फेरिकल शेप में। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन ये जनरली इनसॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, ये यूजुअली सॉल्युबल होती हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, क्रिएटिन ये सारा, इसमें इंसुलिन एग्जाम्पल स्टार लगा लीजिएगा, है ना, ठीक। और बाकी जो जैसे एल्बुमिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। अगला अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, इसको वीआईपी आप कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, जो पढ़ने की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी देखो सीधी सी लाइन एक है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज द प्रोटीन कंप्लीटली। यानी इसमें अंदर क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कि अगर इसमें भाई प्राइमरी ही सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड ऐसे क्वाइल के फॉर्म में है, इसलिए ये क्वेश्चन आता है सर इसमें हेलिक्स किस में बनता है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बनता है? हेलिक्स बनता है। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स बनते हैं, ठीक है ना। ये रेगुलर फोल्डिंग की वजह से होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। टर्शरी क्या होते हैं? टर्शरी और ज़्यादा कि जो ओवरऑल फोल्डिंग हुई है पॉलीपेप्टाइड चेंज की, है ना, इट गिव यह, और यही क्या देता है? फाइब्रस या ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपको देता है, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, वंडर वाल फोर्स होता है। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन कैन बी कंपोज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड सब यूनिट। तो द स्पेटियल अरेंजमेंट, तो कई बार ये वर्ड पूछता है, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये बनाते हैं। तो आप इसको एक बार नजर पढ़िएगा, फेरिएगा। अब आते हैं नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। नेटिव स्टेट, द पेरेंटल स्टेट, नेचुरल स्टेट जो प्रोटीन की होती है उसे डीनेचुरेशन आता है हर साल, डीनेचुरेशन आता है। क्या होता है? अगर आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव स्टेट को प्रोटीन के डीनेचर हटा दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये इट कैन बी ब्रॉड कैसे होता है? फिजिकल और केमिकल चेंज से। तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ कौन बाकी रहता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये बाकी रहता है, जैसे कार्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है ना। एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम को जो जानते हो इतने सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ लेना कि ये स्पीड अप कराता है, हमने अभी बताया एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, अच्छा वो अलग होता है, कैटलिस्ट होता है, हालांकि एंजाइम भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये हाईली स्पेसिफाई होता है, ठीक। वो की और लॉक थ्योरी पे, जैसे ताला और चाबी में जो चाबी लगेगी वही ताला खुलेगा, ऐसे ही जो एंजाइम जाएगा वही रिएक्शन करवाएगा। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर के लिए। अब इसमें क्या याद रखना, विटामिन पता है, बस फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं? ADEK, 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल के हो सकता है चला जाए नज़र। आ जाते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक में, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से आपको मान के चलिए कि 1 से 2 मार्क्स आपको मिलेगा, 1 से 2 मार्क्स 2026 में मिल जाएगा इस बार, ये छोड़िएगा मत। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? बायोलॉजी वाले हैं तो हो सकता है आपको और आसान लगे, और जो लोग मैथ वाले हैं उनके लिए थोड़ा नया है। ये बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, इंपॉर्टेंट। दे आर ऑफ 2 टाइप, डीएनए और आरएनए, है डीएनए और आरएनए। पहले इसकी बात करते हैं, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस तो याद कर लेना। ये डबल हेलिकल, सिंगल स्ट्रैंडेड। शुगर क्या होता है? 2 डीऑक्सीराइबोज, इसमें सिर्फ क्या होता है? राइबोज। बेस ATGC स्टार, यहाँ पे क्या है? टी की जगह बस क्या आ जाएगा? यू। ये रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए से डीएनए बनता है, जबकि ये रेप्लिकेट नहीं करते हैं। ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर में हेल्प करते हैं, जबकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड, एस का मतलब 2 लोग, देखो बेस और शुगर 2 लोग होते हैं, टाइड का मतलब 3 लोग, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया, है ना। विटामिन की बात कर लेते हैं। अगर विटामिन की आपसे डिफिशियंसी 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछेगा, 1 मार्क्स में अगर आप डिफिशियंसी, तो ये जीरोथैलेमिया एक नज़र आप फेर लीजिएगा, है ना। के वाला जैसे ब्लड क्लॉटिंग टाइम में इंक्रीज करता है ना। और B12 परनीशियस एनीमिया ये, या B6 आपका हो कन्वर्जन, है ना। B1 बेरी बेरी, है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा अपना अगर गेस लगाऊं कि 2026 में कौन कौन सा एक आ सकता है, तो मेरी समझ से जो है B और K जो है वो 2026 के लिए B6 और K इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी हार्मोन आपको पता है, तो बायोलॉजी वाले एक बार हार्मोन आप पढ़ के देख लीजिएगा, हार्मोन बस खत्म। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं है। हार्मोन वगैरह अभी से पढ़े कि हार्मोन क्या होते हैं, मान लो अगर आ गया, चलो भाई ठीक है,
कुछ बच्चों का कहना कि सर अगर 2026 में आ गया तो क्या होगा, तो चल भाई थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो इंटर सेलुलर मैसेंजर होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, है ना, और डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं और वहाँ से जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। कुछ केमिकल नेचर, टर्म ऑफ केमिकल नेचर, जैसे स्टेरॉइड होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन है। कुछ पॉलीपेप्टाइड है, जैसे इंसुलिन वगैरह भी बताया था। तो अब जैसे एग्जांपल जो काम काम के हैं, इंसुलिन सबको पता है इंजेक्शन लगता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। बात समझ में आ गई, चलिए। और एपिनेफ्रिन क्या करता है, इमरजेंसी हार्मोन में काम करता है, कुत्ता बिल्ली दौड़ा लिया तो। ग्रोथ हार्मोन बॉडी को ग्रोथ करवाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन की, जैसे यहाँ पे जो है आपको थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। स्टेरॉइड जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से या गोनेड से निकलते हैं वो होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बाकी टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल में, और प्रोजेस्टेरोन यूटरस के इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो इतनी बातें अगर आप भी सही से रिवाइज कर लेंगे तो फेल होने का तो डर खत्म हो जाएगा। मिनिमम 30 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। शाम में एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, ये देखो मैं जो बना रहा हूँ, लेकिन अब शाम तक ये आएगा, तो इस लेक्चर को शाम में मिस मत करिएगा भाई साहब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शंस हैं, मिनिमम मुझे लगता है कि 15 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, बहुत नहीं, जितनी काम की रिएक्शंस हैं मैंने सबको ऐड किया है और कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो आप लाइक करिएगा, शुरू करिएगा। थैंक यू।